क्लास 12th हिंदी वितान में हम लोग जूझ चैप्टर पढ़ रहे हैं। जूझ में हम लोगों ने पढ़ा है कि लेखक किसी तरह दत्ताजी राव से अपने पिता को मनवा कर और स्कूल जाने लगा है। स्कूल में पहले दिन उसको महसूस हुआ कि कक्षा में जो भी बच्चे हैं उससे छोटे हैं और उसे थोड़ी सी असुविधा महसूस हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काज उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। एक दिया है ना, चौहार नाम का लड़का जो उसे परेशान कर रहा था। लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं वैसे मेरी हाल हो गई। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, मतलब मजाक बनाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभाह होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमजोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। मन उदास हो गया था। चौथी से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसे लगने लगी है। वहाँ कोई नहीं है, ये लेखक के मन में आ रहा है पहले दिन की कक्षा पूरी करने के बाद। सवेरे बैठे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्ढी मैलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्ढी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से मेरा परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हूक भरने लगता था, मतलब एकदम से दर्द से कराहने लगता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़के को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की मूर्खता दिखाई दी तो वे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर में दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथों में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपर ही हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। आगे, इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर हो रहा और बसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंता की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। नौवा सौदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे, मतलब डूब जाते थे, रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत
ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते, उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत बा भ बोरकर, भारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे, याद आ गई तो वे अपनी भी एकाध सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता, मतलब अपना ध्यान ही नहीं रहता। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। सुबह शाम खेतों पर पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए, अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे ही बैठे अभिनय करते थे, मैं भी पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता। क्यारियां पानी से कब की भर गई है, इसका भान भी नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। मतलब जो लेखक है जब वो पढ़ने जाता है तो उसके गणित के शिक्षक और मराठी के शिक्षक से काफ़ी अपनत्व भरा माहौल मिलता है, जिससे वह आगे की पढ़ाई के लिए उत्सुक होता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है और अपना स्थान पुनः प्राप्त करने में सफल होता है। ये लेखक का संघर्ष है जो उसे उसके स्थान तक पुनः पहुंचाता है।